Hello students, welcome to my channel Biohealth Academy. Previously we have studied how nucleotides polymerize to form the long polynucleotide chains which we call them nucleic acids. So we are able now to do one of the nucleic acids, that is DNA, the structure of DNA. From the lower classes till now, so we have come to know that it is Watson and Crick who gave the structure of DNA, which is called as double helix model of DNA. Actually, so before that, Watson and Crick, many scientists, by using various techniques, they gave us various informations about the structure of DNA. Various dimensions were given, X-ray diffraction techniques were used by the various scientists. Watson and Crick just collected that information and they formed a three-dimensional model of that whole information. They converted the whole information in the form of model, and they then got the appreciation for that in the form of Nobel Prize for that. So, but we must not forget those scientists who contributed in the structure of DNA. So let's see who these scientists are. So number one is Frederick Mischer. In 1869, so he first isolated DNA from the nuclei of pus cells. What are these pus cells? White blood corpuscles. And he called it as a nuclein. Then Altman in 1889, he named this nuclein as nucleic acids. So because he said that they are acidic in nature, so then he called nuclein as nucleic acids. Then Kornberg in 1957 synthesized DNA in vitro, in laboratory. Vitro means laboratory. Yeah, so in artificial medium, you can say. Yeah, so then there is Severo Ochoa, also synthesized DNA as well as RNA artificially, so in the laboratory, in vitro. And both of these scientists, Kornberg and Severo Ochoa, they shared the Nobel Prize for that. Then came Wilkins and Franklin 1953. These are the main scientists. So जिन्होंने एक खास टेक्निक यूज की, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक. एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक क्या होती है कि जब किसी क्रिस्टलाइन मैक्रोमोलिक्यूल में से हम लोग एक्सरेज पास करते हैं, ठीक है, तो एक थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, तो उसको कहते हैं हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक. और जो पैटर्न आता है एक्सरे डिफ्रैक्शन के बाद उस क्रिस्टलाइन मैक्रोमोलिक्यूल का जो पैटर्न निकल के आएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न. तो वो जो खास टेक्निक है एक्सरे डिफ्रैक्शन, उससे इन्होंने क्रिस्टलाइन डीएनए की पिक्चर्स ली. तो क्या निकला, उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है स्ट्रक्चर के बारे में आई. तो सबसे पहले तो ये पता चला कि डीएनए में टू सिमिलर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं. ठीक है, सो टू सिमिलर सो स्ट्रैंड्स हैं. ठीक है, सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, मतलब टू स्ट्रैंड्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रन कर रहे हैं. तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि नहीं तो साइंटिस्ट सोच रहे थे शायद थ्री हैं इसमें चेन्स, कोई वन कह रहा था. तो इसलिए सो ये इन्होंने दिया कि टू पैरेलल चेन्स आ दिया. सेकेंड जो था वो डायमेंशंस अब शुरू हो गई कि एक न्यूक्लियोटाइड के बाद जो उसका सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड है, मतलब सेकंड नीचे जो और न्यूक्लियोटाइड है, तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3.4 ऑस्ट्रोम यूनिट्स. मतलब एक न्यूक्लियोटाइड के बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड की जो रेपिटेशन हो रही है, रिपीट हो रहा है, वो एट दिस डिस्टेंस हो रहा है 3.4 ऑस्ट्रोम यूनिट्स. सो जिसको हम नैनोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो 0.34 नैनोमीटर्स आ जाता है. अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करें तो 0.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर्स आ जाता है. तो ये जो मैंने लिखी है वैल्यूज जो मतलब मीटर्स एंड नैनोमीटर्स वगैरह में, तो ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगी जो आपके नीट के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, और पीछे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं ये. तो देन उसके बाद हेलिक्स का जो डायमीटर है वो 20 ऑस्ट्रोम यूनिट्स है, पूरा जो मतलब उसका डायमीटर है हेलिक्स का. ठीक है, फिर उसके बाद उसमें ऑल्टरनेटिवली मेजर एंड माइनर ग्रूव्स आ रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ को डिप्रेशन होती है ना, तो वो डिप्रेशन जो है एक बहुत बड़ी डिफ्रेक्शन है, डिप्रेशन है, तो दैट इज मेजर, और जो छोटी है तो उसको माइनर. तो वो अल्टरनेट करती है, मेजर फिर माइनर, मेजर फिर माइनर. देन उसके बाद पिच ऑफ द वन टर्न. ठीक है, सो मतलब कि इस तरह से हम डीएनए बनाएंगे अभी. ठीक है, तो सो इस तरह से, तो यहाँ से लेके सो यहाँ तक सो एक टर्न आ जाता है. ठीक है, सो दिस इज वन पूरा, मतलब जब वो 360 डिग्री के ऊपर पूरा सो घूम जाए,
ठीक है, तो उस उतने पोर्शन को हम लोग पिच बोलते हैं। ठीक है, जितने पोर्शन में डीएनए के पूरा वो 360 पे घूम जाता है, तो दैट इज पिच। तो 1 टन की जो पिच है वो है 34 ऑस्टम यूनिट्स। उसी तरह से आप इसको नैनोमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। देन एक पिच में, मतलब एक जो टर्न है, एक स्पाइरल है जो, उसमें 10 बेस पेयर्स फाउंड किए उन्होंने, कि इस तरह से बेस पेयर्स है, यहाँ पे बेस पेयर, यहाँ पे बेस पेयर, इस तरह से। तो ये जो मैं लाइनें खींच रही हूँ तो ये बेस पेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से 10 बेस पेयर्स हैं, और 2 बेस पेयर्स के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कितना है, 3.4 ऑस्टॉम यूनिट्स। तो ये हो गया। और उसके बाद जो अब अगर क्वाइल्ड है तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से आगे करेंगे। तो डीएनए जो है वो जो टू चेन्स रन कर रही हैं वो आपस में क्वाइल्ड नहीं है। ठीक है, आपस में क्वाइल्ड नहीं है। जैसे हम लोग अपनी चोटी बनाते हैं तो हम लोग जो है वो जो पार्ट्स हैं बालों के हमारे, उनको आपस में लिपटा देते हैं, ऐसे नहीं है यहाँ पे। सो बोथ द चेन्स रनिंग पैरेलल बट दे आर स्पाइरली क्वाइल्ड अराउंड द कॉमन एक्सिस। जैसे आप गोल गोल सीढ़ियां देखते हैं तो उसमें एक कॉमन एक्सेस होता है, तो उसके आसपास जो है वो सीढ़ियां जो है रन करती हैं। लैडर के वो जो रेलिंग्स होती हैं तो वो रन करती हैं, पैरेलली रन करती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, हमेशा, तो कहीं पे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं वो। तो बिल्कुल उसी तरह से ये है। सो ये बात को समझना बहुत जरूरी है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दोनों चेन्स दे आर रनिंग पैरेलल बट दे आर स्पाइरली कॉइल्ड अराउंड द कॉमन एक्सेस, नॉट अराउंड ईच अदर। तो ये एक बहुत बड़े पॉइंट्स थे। तो ये कंट्रीब्यूशन दी इन्होंने। फिर उसके बाद ये साइंटिस्ट थे कौन से, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से। चरगैफ्स रूल, अब इरविन चरगैफ आए 1950 में। इन्होंने कुछ जनरलाइजेशंस दी डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, जिनको हम चरगैफ्स रूल्स बोलते हैं। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, वाटसन एंड क्रिक को हेल्प किया। तो क्या था वो कि इन्होंने कहा कि डीएनए में जितनी प्यूरिन्स होती हैं उतनी ही पायरिमिडिन्स होती हैं। ठीक है, प्यूरिन्स पायरिमिडिन्स हम लोगों ने की हैं। प्यूरिन्स कौन सी हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। एंड पायरिमिडिन्स डीएनए में कौन सी हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, यूरासिल नहीं होती है, आपको पता है ये। तो जितनी, इसका मतलब A+G, सो दैट इज एडेनिन एंड गुआनिन है, ये प्यूरिन्स हैं। और ये पायरिमिडिन्स हैं, सॉरी यहाँ पे, सो इट इज टी। ठीक है, सो इट इज थाइमिन। तो इट इज C+T, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो ये बराबर होंगी बिल्कुल। ठीक है, उसका कारण आगे आपको पता चलेगा, क्योंकि जब बेस पेयर बनता है तो एक प्यूरिन जो है, इधर मान लो C है, तो वो हमेशा पेयर करती है G के साथ। ठीक है, G के साथ। तो एक इनमें प्यूरिन है और एक क्या है, सो ये प्यूरिन है और ये क्या है, पायरिमिडिन है। ठीक है, प्यूरिन पायरिमिडिन, पायरिमिडिन प्यूरिन। तो इसी तरह से A जो है, सो दैट पेयर्स विद T एंड वाइस वर्सा, सो दैट इज T पेयर्स विद A। ठीक है, तो एक इनमें से प्यूरिन है और एक क्या है, पायरिमिडिन है। तो अगर ऐसा है डीएनए में कि एक चेन का प्यूरिन है तो दूसरा पायरिमिडिन के साथ लिंक करेगा, तो फिर नेचुरली ये प्यूरिन्स विल बी इक्वल टू पायरिमिडिन्स। उसके बाद अगला आते हैं कि एडेनिन का अमाउंट थाइमिन के इक्वलेंट होगा। क्यों? क्योंकि वाटसन एंड क्रिक का ही एक बेस पेयरिंग रूल है। ठीक है, सो जो बाद में मतलब बेस पेयरिंग रूल बना, तो एक्चुअली चरगैफ ने वो दी थी जनरलाइजेशन कि एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करता है। ठीक है, तो फिर जितना अमाउंट एडेनिन का होगा उतना ही थाइमिन में होगा डीएनए में। और अगर साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयर करता है हमेशा डीएनए में, तो अमाउंट ऑफ साइटोसिन विल बी इक्वल टू द गुआनिन। ठीक है, तो ये अमाउंट्स जो है वो इक्वल होंगे, अमाउंट ऑफ एडेनिन इक्वल टू थाइमिन, अमाउंट ऑफ साइटोसिन विल बी इक्वल टू गुआनिन। तो पर ये जो अमाउंट है A+T का, मतलब ये दोनों जो है A+T एंड इसी तरह से C+G, अब कितने आते हैं, मान लो कि एक सपोज हमारा डीएनए है, तो उसमें यहाँ पे A है और T है, फिर आगे यहाँ पे A है T है, यहाँ पे भी A है और T है, पर आगे यहाँ पे C एंड G है, फिर आगे यहाँ पे C एंड G है। तो अब A एंड T कितनी बार आया, 3 टाइम्स, एंड CG कितनी बार आया, 2 टाइम्स। तो इनका जो A+T एंड C+G है, ये जरूरी नहीं है कि ये सेम हो, कि जो ये बेस पेयर्स बने हैं तो इन बेस पेयर्स का नंबर जो है वो जरूरी नहीं है कि सेम हो, कि A+T जितने हैं उतने C+G होंगे, नो। सो A+T समटाइम्स डीएनए में ज्यादा होता है और C+G कम होता है। कई बार किसी में C+G ज्यादा होता है और AT का कम होता है। तो देयरफॉर A+T एंड सो C+G सो मे नॉट बी इक्वल इन अमाउंट, पर इंडिविजुअली A जो है T के बराबर होगा एंड वाइस वर्सा, एंड C जो है G के बराबर होगा, सो वाइस वर्सा। बट इन दोनों का
अमाउंट इसके बराबर नहीं होगा। अब उसके बाद अगला पॉइंट करते हैं। अब a प्लस टी जो हमने ये कहा और c प्लस जी की जो रेशो होगी, ठीक है, सो रेशो है वो किसी भी स्पीशीज के लिए कांस्टेंट है, ठीक है, जो भी इनकी रेशो होगी सो वो कांस्टेंट है किसी भी स्पीशीज के लिए, बट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, ठीक है। तो अगर हमें ये रेशो मालूम हो तो हम लोग जो है स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो किसी भी उसको स्पीशीज को दिस रेशो कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ डीएनए एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई ए स्पीशीज। तो ये हमें क्लासिफिकेशन में, टेक्सोनॉमी में हेल्प कर सकती है। तो देन उसके बाद ये हमारा पॉइंट हो गया। देन इट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड जो फॉस्फेट है इसमें, ठीक है, वो भी इक्विमोलर इन प्रोपोर्शन होंगे, इक्विमोलर अमाउंट में होंगे, बराबर होंगे, जितने शुगर्स हैं उतने ही फॉस्फेट्स होंगे, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर होती है और एक फॉस्फेट होती है, ठीक है जी। तो ये है हमारा चरगैव्स रूल। दिस होल इंफॉर्मेशन विच इज गिवन बाय दिस साइंटिस्ट वॉटसन एंड क्रिक in 1953 formed the three-dimensional model of DNA called as double helix model। अब जो वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल बनाया, ठीक है, सो दैट लुक्स लाइक दिस, ठीक है, सो ये इस तरह का था वो। तो इसकी अब जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसके पॉइंट्स भी साथ साथ हो जाएंगे, और ये डायग्राम जो है मैं आपको बताती हूँ कि कैसे है ये। तो देयर आर टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, वन इज दिस and the other is this one, yeah, so there are two polynucleotide chains, one this and one this. They are running parallel to each other। ये मेन चीज है कि ये दोनों जो चेन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। अब यहाँ पे आपको देखने में लग नहीं रहा होगा कि ये पैरेलल है, ठीक है, पर ये है कि जैसे अब एक सीढ़ियां हैं जो गोल जो सीढ़ी होती है, तो वो भी जो है लगता नहीं है कि वो पैरेलल एक पॉइंट पे आके वो रेलिंग्स जो है उससे लगता नहीं है अगर एक पॉइंट से हम देख रहे हैं कि वो पैरेलल रनिंग है। तो उसी तरह से यहाँ पे ये पैरेलल रनिंग है, ये कहीं पे काट नहीं रही है ये दोनों चेन्स में एक दूसरे को, ठीक है। सो देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन देम, ऑलवेज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है उनके बीच में मेंटेन रहता है। पर अब जब बोर्ड के ऊपर हम बनाएंगे तो दिस इज द ओनली वे, ठीक है, जिससे हम बना सकते हैं। अगर आप थ्री डिमेंशनल मॉडल इसका हम बनाएं अगर लेबोरेटरीज में, तो उसमें आपको पता चलेगा कि भी एक जो लाइंस है, चेन्स हैं, जब घूमती हैं तो ऐसे अगर जब आ जाती हैं तो फिर वो डिस्टेंस उनका रहता है, वो ऐसे जुड़ नहीं जाती हैं, उनमें डिस्टेंस हमेशा रहता है मेंटेन्ड। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये डिस्टेंस मेंटेन्ड है। तो अब दीज आर टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स सो विच आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। सो ऑपोजिट मतलब बिल्कुल जैसे वन वे लेन्स होती हैं, ठीक है। सो आप देखते हो कि देयर आर टू लेन्स रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, जो सड़कें होती हैं they are running parallel to each other but carrying the vehicles in the opposite direction, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से है यहाँ पे। so they are parallel but in the opposite direction, that is anti parallel। तो एक जो है ये 5 प्राइम एंड है इसका, ठीक है, और इसी चेन का दूसरा एंड जो है वो क्या आएगा 3 प्राइम एंड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं पोलैरिटी, ठीक है। सो हमने किया था पोलैरिटी। सो क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो है 5th कार्बन के ऊपर, सो ये जैसे आप कहें सो ये 5th कार्बन के साथ अटैच्ड है यहाँ पे, ठीक है, फॉस्फेट। तो यहाँ पे ये ऊपर कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं अब जुड़ा हुआ, तो 5th कार्बन के साथ जो फॉस्फेट जुड़ा है वो फ्री है बिल्कुल अब। तो दैट इज 5 मॉइटी, हम लोग इसको कहते हैं 5 प्राइम बोलते हैं, 5 मॉइटी। तो इसी तरह से जो ऑपोजिट एंड है, तो ये वाला यहाँ पे कार्बन नंबर 3 होती है शुगर की, तो वो शुगर का 3 एंड जो है वो फ्री है बिल्कुल, आगे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ा हुआ, तो ये 3 मॉइटी होगी जिसको हम 3 प्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्शन दे दी हमने 5 प्राइम टू 3 प्राइम, आप देख रहे हो मैंने डायरेक्शंस दिए हैं ये। तो इसी तरह से तो जो दूसरी चेन है वो 3 प्राइम के ऑपोजिट उसका क्या आ जाता है 5 प्राइम, और इसकी डायरेक्शन ऊपर को बनाई है ये देखो हमने, ठीक है। तो ये आ गई सो यहाँ पे 3 प्राइम, तो यहाँ से 5 प्राइम से शुरू किया तो ये ऑपोजिट एंड आ गया 3, तो ये अब किसके ऑपोजिट है 5 प्राइम एंड के, सो दोनों सो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। तो ये हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम जब हम बोलते हैं वो पोलैरिटी है, पर जब हम 3 प्राइम के ऑपोजिट 5 प्राइम बोलते हैं और 5 प्राइम के ऑपोजिट 3 प्राइम आता है तो इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल, ठीक है। सो ये दोनों चेन्स दे आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पहली तो चीज ये क्लियर होगी हमारा पहला पॉइंट कि भी ये दोनों चेन्स जो हैं वो देयर आर टू चेन्स एंड टू चेन्स आर रनिंग पैरेलल बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड देयर इज मोइटी 5 प्राइम पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। नाउ उसके बाद फिर ये कि दोनों चेन्स जो है वो हेलिकली कॉइल्ड हैं। तो मैंने पहले बताया जैसे कि दे आर कॉइल्ड अराउंड द कॉमन एक्सिस
सो आपस में कॉइल्ड नहीं है, दे आर कॉइल्ड अराउंड द कॉमन एक्सेस, बिल्कुल वही गोल लैडर की तरह, बिल्कुल सेम, ठीक है, उसी तरह से। तो ये एक इसमें आ गया पॉइंट ये आपका, ठीक है, क्लियर होना चाहिए ये। अब इस वजह से ही ये डबल हेलिकल मॉडल इसको बोला जाता है, डबल हेलिक्स बनता है। और ये दोनों चेन्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, सो जब तक कि इनकी अनवाइंडिंग ना हो। जैसे हम जिप का होता है ना, जिप लगाते हैं खोलते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल वो अनवाइंडिंग, तो वो अनवाइंडिंग जो है इंजाइम्स की वजह से होती है। सो जहाँ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं जैसे हाई टेम्परेचर वगैरह, तो उसमें होती है। तो अनवाइंडिंग मतलब ओपन हो जाना, तो अनवाइंडिंग जो कंडीशंस होती हैं वो करवाती हैं, तो तब ये सेपरेट होती है चेन्स, अदरवाइज ये सेपरेट नहीं हो पाती। तो इसको हम कहते हैं प्लेक्टोनीमिक, ठीक है। सो इसके लिए एक वर्ड यूज किया हुआ है, सो इट इज प्लेक्टोनीमिक। सो दैट इज दे कैन नॉट बी सेपरेटेड विदाउट अनवाइंडिंग। तो उसके बाद फिर अब आ गया कि इसका जो डायामीटर है वो कितना है, 20 ऑस्ट्रोम यूनिट्स, ठीक है, 20 ऑस्ट्रोम यूनिट्स इसका डायमीटर है। और हाँ जी, अब इसका डायमीटर कितना है, 20 ऑस्ट्रोम यूनिट्स। एंड ये कॉइल कैसे, ये सिर्फ दो चेन्स में सोचो कि रनिंग पैरेलल कोई प्लास्टिक का हम मॉडल बनाए और उसको इस तरह से घुमा दें उसको, ठीक है, तो राइट हैंडेडली, इट इज राइट हैंडेडली कॉइल्ड। तो राइट हैंडेडली कॉइल्ड है ये, हम इस तरह से ऊपर निशान बना देते हैं, राइट हैंडेडली कॉइल्ड इस तरह से बनाते हैं। तो ये एंड्स जरूर लिखने 3 प्राइम 5 प्राइम ये हो गया। और उसके बाद अब इसकी जो बैकबोन है, ठीक है, तो इस चेन की बैकबोन है वो कौन बना रहा है, ठीक है। इस डायग्राम को साथ साथ देखते हैं, ये थोड़ा सा इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। तो देखो ये मैंने शुगर बनाई है, ठीक है, और ये इसका कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ा हुआ फॉस्फेट है, ठीक है। सो इसी तरह से ये शुगर है, ये इसका फॉस्फेट है, ये शुगर इसका फॉस्फेट है, ठीक है। इसी तरह से इस शुगर के साथ इस तरफ नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, तो एडेनिन है, सो देन इट इज गुआनिन, देन इट इज थाइमिन, ठीक है। ये प्यूरिन्स हैं एंड ये क्या है, पायरिमिडिन है, ठीक है। तो आप साइज देख रहे हो, मैंने बड़ा बॉक्स बनाया क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, और ये डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है तो साइज छोटा है इसका। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया ये वाला इतना, सो दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड, अनदर न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे जुड़े हुए हैं ये आपको मालूम है, सो इट इज ईस्टर बॉन्ड। पर इन दोनों को ईस्टर बॉन्ड्स को थ्रू फॉस्फेट जो बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। सो ये डाई ईस्टर बॉन्ड्स हैं दोनों, ठीक है। तो ये इधर कौन सा बॉन्ड है जो नाइट्रोजनस बेस के साथ है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो इस तरह से ये बॉन्ड्स वगैरह हम लोग सब कर चुके हैं। तो अब आप डायमेंशंस मैंने बताई आपको कि दो जो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.4 ऑस्ट्रोम यूनिट्स का है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने दूसरी ये चेन बनाई है, सो विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बनाई है। तो आप देखो यहाँ से 3 प्राइम टू 5, ये 5 प्राइम एंड हो गया क्योंकि फॉस्फेट फ्री है, ये 3 प्राइम एंड हो गया क्योंकि कार्बन नंबर 3 फ्री है, तो 3 to 5 बना दी। और इस तरफ शुगर को रिवर्स कर दिया हमने, उल्टा कर दिया, ये इसका फॉस्फेट है, ये शुगर का फॉस्फेट, ये शुगर का फॉस्फेट, फिर इनको ईस्टर बॉन्ड से जोड़ दिया न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में। तो देन डायरेक्शन इज लाइक दिस, क्योंकि अब 5 प्राइम एंड इधर फ्री है और 3 प्राइम एंड इधर फ्री है शुगर का। ये तो क्लियर है आप लोगों को। और एंटी पैरेलल भी दिखा दिया हमने, और ये पोलैरिटी भी दिखा दी हमने। तो अब उसके बाद इसमें एडमिन के सामने क्या आना है, थाइमिन, और गुआनिन के सामने क्या आना है, साइटोसिन, एंड थाइमिन के सामने फिर क्या आना है, एडेनिन, ठीक है। तो एडेनिन प्यूरिन्स को थोड़ा बड़ा बनाया हमने और इसको पायरिमिडिन्स को छोटा बनाया। अब आप देखो इनका जो साइज है प्यूरिन्स का वो कितना है, 4.7 ऑस्ट्रोम यूनिट्स, एंड पायरिमिडिन्स का कितना, 3.3 ऑस्ट्रोम यूनिट्स, ठीक है। सो 3.3 ऑस्ट्रोम यूनिट्स एंड 4.7 ऑस्ट्रोम यूनिट्स इसका हो गया। तो देन बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वाला, सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसका डिस्टेंस कितना है, 3 ऑस्ट्रोम यूनिट्स। तो ये टोटल जो है प्यूरिन पायरिमिडिन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड को मिला के कितना हो गया, 11 ऑस्ट्रोम यूनिट्स। आप इनको प्लस करोगे तो इट इज 11 ऑस्ट्रोम यूनिट्स हो गया। पर टोटल डायमीटर कितना है इसका, पूरा 20 ऑस्ट्रोम यूनिट्स। तो आप ये देखोगे कि ये जो प्यूरिन पायरिमिडिन्स हैं, ठीक है, सो ये वाली, तो इनका जो डायमीटर है वो अपना 11 ही रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। सो बिल्कुल, तो इसी वजह से डीएनए डुप्लेक्स का जो पूरा डायमीटर है थ्रू आउट डीएनए वो कांस्टेंट रहेगा 20 ऑस्ट्रोम यूनिट्स, ठीक है। तो उसका क्रेडिट जो है किसको जाता है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी को। इसको हम कॉम्प्लीमेंटेरिटी का क्या मतलब है, व्हेन प्यूरिन सो पेयर्स विद पायरिमिडिन एंड वाइस वर्सा, ठीक है, सो देन इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंटेरिटी। तो ये कॉम्प्लीमेंटेरिटी है। तो इसके ए एंड टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड जी एंड सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
और जी एंड सी जो बॉन्ड है, सो दिस इज मोर स्ट्रोंगर देन द एटी बॉन्ड। ठीक है, सो इससे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये हो गया। और उसके बाद अब तो ये थोड़ी सी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गई है इसकी। तो अब यहाँ पे आते हैं फिर। तो यहाँ पे आप देखो कि एक माइनर ग्रुप बन रही है छोटी सी, और एक ये मेजर ग्रुप बन रही है। ठीक है, मेजर ग्रुप 22 ऑस्ट्रोम यूनिट्स की है इसकी लेंथ, एंड माइनर ग्रुप जो है 12 ऑस्ट्रोम यूनिट्स की है। ऑल्टरनेट करें माइनर मेजर फिर माइनर, तो इस तरह से मैंने बताया तो ऑल्टरनेट करते हैं ये। ठीक है, तो अब सो ये जो है इसमें आप देखो कि अगर हम इसकी नंबरिंग करें बेस पेयर की, दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, क्योंकि ये नजर नहीं आ रहा हमें, अब ये घूम गया हुआ है, तो 5, देन दिस इज 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज वन कॉइल, वन हेलिक्स कह सकते हो आप। इसको हम लोग पिच भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिच। द लेंथ कवर्ड बाय द डीएनए डुप्लेक्स फॉर इट्स 360 टर्न। ठीक है, सो 360 डिग्री पे जो टर्न है पूरा, तो उतने में जितनी उसकी लेंथ आती है उसको हम वन हेलिक्स बोलते हैं, 34 ऑस्ट्रोम यूनिट्स, तो जिसमें वो 360 पे घूम जाता है। तो ये है इसका वन टर्न। इसमें कितने बेस पेयर्स आए? 10 बेस पेयर्स। ठीक है, सो देयर आर 10 इन दिस, सो देयर आर 10 बेस पेयर्स। ठीक है, सो 10 बेस पेयर्स आएंगे। तो ये हो गया, इसी तरह से 10 बेस पेयर्स जो है आगे सो होते चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा डीएनए की स्ट्रक्चर। ठीक है, सो इसकी जो बैकबोन है वो कौन बना रहा है? देखो, फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर। तो कहा था ना चरगैफ ने कि इक्विमोलर इन अमाउंट होंगे, तो ये 2 रेलिंग्स हो गई हैं। ठीक है, सो एक लैडर की, एंड दीज आर नाइट्रोजिनस बेसिस जो है वो 90 डिग्री के ऊपर सो ओरिएंटेड है, ये 2 चेन्स के जो लेंथ वाइज हैं। तो बेस पेयर्स, इसको बेस पेयर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, दीज आर बेस पेयर, दे आर एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द डीएनए डुप्लेक्स, एंड दे आर फॉर्मिंग जस्ट द स्टेप्स ऑफ द लैडर। जैसे लैडर होती है उसके स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप्स की तरह है। तो इस तरह से अगर हमें क्वेश्चन आए कि व्हाई द डायमीटर ऑफ द डीएनए डुप्लेक्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो आंसर लाइज विद द कॉम्प्लीमेंटेरिटी। तो आप कहोगे कि बिकॉज प्यूरिन पेयर्स विद पायरिमिडिन, देयर आर नो 2 प्यूरिन पेयर, देयर डू नॉट एनी पायरिमिडिन पेयर विद ईच अदर। तो अगर 2 प्यूरिन यहाँ पे होती सोचो, तो फिर 4.7 इसका डिस्टेंस 4.7, तो यहाँ पे तो डीएनए खुल जाता ज़्यादा, और अगर 2 पायरिमिडिन्स होती तो वहां पे श्रिंक हो जाता। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमेशा प्यूरिन पायरिमिडिन के साथ पेयर करती है, तो उसको कॉम्प्लीमेंटेरिटी कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी इज द रीजन सो व्हाई डीएनए डुप्लेक्स हैज कांस्टेंट डायमीटर थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो ये हमारी हो गई स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसको ही आपने जो मैंने बोला है, इसको आपने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, जस्ट जब आप लिखोगे तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपको। डिस्क्राइब ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। तो इसमें ये डायग्राम्स बना के आपने और इसको एक्सप्लेन कर देना है। तो ये जो डायग्राम बनानी है, तो एक स्टूडेंट्स जो है वो गलती करते हैं मोस्टली, तो मैं बता देती हूँ आपको। थोड़ा सा यहाँ पे इसको रब कर लेते हैं यहाँ पे, तो समझाने के लिए। जस्ट कई बार स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, इस तरह से बस लाइनें खींचते हैं एंड इस तरह से बना देते हैं, तो ऐसे नहीं बनाना है। तो ये देखो, जो डायग्राम मैं हमेशा बनाती हूँ, तो हम लोग, मैं अपने मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाती हूँ, तो ये है कि पहले आप 2 लाइंस जो है इस तरह से, डिस्टेंस जितना भी आपने चौड़ा बनाना है इस तरह से बना लो, एक सेंट्रल एक्सिस ले लो। ठीक है, सो इस तरह से एक सेंटर, तो फिर उसके बाद सो यू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, इस तरह से क्रॉस बना के एक तरह से, तो यहाँ से आप ले जाओ ऐसे, एंड देन सो लाइक दिस, फिर इधर से लाइक दिस, इस तरह से। तो अब इस चेन को ले जाते हैं ऐसे इसके पैरेलल। ठीक है, इसके बिल्कुल पैरेलल लेके जाना है, और यहाँ से इसको इस तरह से घुमाना है, तो ये अब अपने आप ही पैरेलल चलती जाएंगी। तो इस तरह से घुमाएंगे, तो ये इस तरह से। तो आपको एक पता है कि बाउंड्री कहाँ से आपने उसको घुमाना है, तो इस तरह से आपकी जो डायग्राम है वो बिल्कुल परफेक्ट बनती चली जाएगी। तो ये पहले जैसे मैंने बताया वैसे नहीं बनानी है आपको। विद दिस वी फिनिश द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।